दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है साली भी अनचाहा मेहमान होती। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। अगर किसी ने आपसे यह कहा कि हमारे घर में अनचाहा मेहमान आया और वह भी कोई और नहीं साली साहिबा यानी श्रीमती जी की बहन, तो पहला रिएक्शन यही होगा, आप पागल हैं क्या? कभी साली भी अनचाहा मेहमान होती हैं? वह तो दहेज में मिली सौगात होती जिसके कारण ससुराल में जीजा जी का मन लगता है। साली से मिलने के लिए जीजा जी 100 बहाने ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभार यह सौगात जीजा जी के लिए अनचाहा मेहमान भी बन जाती। कुछ ऐसा ही हुआ रमन के साथ। बचपन से रमन ने यही देखा था कि उसके पापा जब उसके नाना नानी के घर जाते हैं तो उनकी सालियां मतलब रमन की मौसियां खूब आवभगत करती। 2 मौसी जी और 2 मामा हैं रमन के, जो हमेशा ही जीजा जी जैसा आप कहें जीजा जी यही राग गाते हुए पिताजी के आगे पीछे घूमते। बहुत ठाठ हैं पापा के ससुराल में। रमन सोचता पिताजी ने ससुराल में बड़े दामाद होने का खूब फायदा उठाया है। जितना मान सम्मान रमन के पिताजी को मिलता था उतना घर के दूसरे दामादों को नहीं मिलता था। बचपन से रमन यही देखता आ रहा था और उसके दिमाग में यह बात घर कर गई कि ससुराल वही अच्छी जहां साले सालियों की भरमार हो और आप घर के बड़े दामाद हो। इसीलिए रमन की जब शादी की उम्र हुई तो उसने अपनी मनोकामना अपने घर वालों को बता दी। उसने कहा कि मेरा रिश्ता उसी लड़की से करना जो घर में सबसे बड़ी हो। उसकी कम से कम 2-3 बहनें तो होनी ही चाहिए। रमन दिल्ली में सरकारी टीचर था, बच्चों को गणित पढ़ाता था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि पंडित जी की मेहरबानी से एक लड़की का रिश्ता आया जो दिल्ली से ही थी, जहां पर रमन की पोस्टिंग थी। रमन ने लड़की के बायोडाटा पर सरसरी निगाह डाली। लड़की अपने घर क्या पूरे खानदान में सबसे बड़ी थी। साली 1 नहीं 2 नहीं 4 सालियाँ थी। पूरे खानदान का जोड़ लगा लें तो चचेरी ममेरी मिलाकर 15 तो होगी ही और इतने ही साले होंगे। यह सब पता चलते ही रमन की भौंचें खिल गई और अपने पापा जी की तरफ देखा जैसे उसने कोई किला फतेह कर लिया हो। रमन के पिताजी भी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। रमन उस समय पिताजी की रहस्यमय मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाया। हो गई धूमधाम से रमन की शादी और कुछ दिन बाद अपनी धर्मपत्नी रूपा, जो सच में रूपवती थी, को अपने मम्मी पापा के पास गांव में छोड़ दिया और खुद आ गया शहर दिल्ली, या फिर यूं कहें अपनी ससुराल में। अब ससुराल एक ही शहर में हो तो अच्छा नहीं लगता कि दामाद जी अपने हाथों से खाना बनाए या फिर होटल या फिर डिब्बे वाला खाना खाएं। इसीलिए रोज कोई एक साला या साली उनके घर आकर खाना दे जाता। छुट्टी के दिन तो रमन के पोबारा हो जाते। रमन पूरा दिन ससुराल में सास ससुर साले सालियों से अपनी खूब आवभगत करवाता। रमन के पिताजी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही रूपा को दिल्ली भेज दिया। रमन को समझाया कि ससुराल में दामाद भी मेहमान की तरह ही होता है, उतनी ही सेवा ली जानी चाहिए जितनी पच जाए, वरना सालियां जब सेवा लेने लगेगी तो तुम्हारा बजट गड़बड़ाते देर नहीं लगेगी। पिताजी के ऐसे समझाने पर रमन को लगा कि पिताजी ने खुद तो बहुत मजे किए ससुराल में और अब जब मेरी बारी आई तो जल कुक्कड़ बन रहे हैं। लेकिन जल्दी ही रमन को समझ आ गया कि पिताजी की रहस्यमयी मुस्कान का क्या अर्थ था। रूपा के दिल्ली आने के बाद तो उसकी सालियों ने अपनी दीदी की मदद करने के बहाने वहीं पर अड्डा जमा लिया। एक जाती तो दूसरी आ जाती। रविवार को साले साहब भी आ जाते। शुरू में रमन को यह सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे सालियों और सालों की भीड़ अखरने लगी। यह सब उस पाइथागोरस परिमेय के कोण और त्रिकोण के परिमाप की तरह दिखती, जो देखने में आसान होती और समझने में उतनी ही मुश्किल। रमन एक पल भी अपनी पत्नी रूपा के साथ अकेले नहीं बिता पाता।
रोज शाम को ड्यूटी से घर आता तो साले सालियों की आवभगत के लिए भर भर कर खाने पीने का सामान भी लाता। अब पत्नी के मायके वालों की आवभगत करना तो उसका परम धर्म बनता है। ऐसा नहीं करेगा तो पत्नी नाराज हो जाएगी। छुट्टी के दिन साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया तो रूपा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और वह बोली, मैं हमेशा ही अपने भाई बहनों के साथ मूवी देखती थी, उनके बिना देखूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि आपकी सालियों का दिल टूट जाए? भूलिए मत कि जब मैं यहां पर नहीं थी तो उन्हीं साले सालियों ने आपकी सेवा की थी। अब आप एहसान फरामोश बन रहे हैं। क्या आप चाहते हैं हमारे खानदान में आपका नाम खराब हो? लोगों को पता चलेगा कि हमारे खानदान के सबसे बड़े दामाद बिना साले सालियों के मूवी देखने और घूमने चले गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी मम्मी ने तो सारे मोहल्ले में कह रखा है कि हमारा दामाद हमें हर छोटे बड़े काम में सबसे आगे रखता है, अपने साले सालियों पर जान छिड़कता है। रमन मन ही मन बड़बड़ाया, इसे कहते हैं फुल इमोशनल टॉर्चर। रूपा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था और उसके आंसू पहुंचते हुए दिल पर पत्थर रख कर कह दिया, ठीक है, मैं टिकट बुक करा देता हूं और तुम फोन करके बुला लो मेरे साले सालियों को, सब इकट्ठा मूवी देखने जाएंगे। मेरी कहाँ मजाल कि मैं उनके बिना कहीं जाऊं। रूपा खुशी से उछल पड़ी, सच्ची? आप बहुत अच्छे हैं। मम्मी सबसे सही कहती है कि हमारा दामाद हीरा है, हीरा। मैं अभी फ़ोन करके सबको बुला लेती हूँ। रमन ने अपना बैंक बैलेंस देखा और फिर टिकट बुक करा दी। रमन ने सोचा था कि मूवी देखते समय तो रूपा के साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा, लेकिन हाय रे किस्मत। सबके बैठने के बाद जैसे ही रमन अपनी सीट पर बैठने लगा तो देखा कि उसकी सीट सबसे अलग पंक्ति में। सीट बुक कराते समय यह ध्यान नहीं दिया कि एक सीट अलग पंक्ति में और वह उसी के हिस्से में आएगी। मरता बेचारा क्या करता, पूरी मूवी दूर से ही अपनी रूपा को निहारते हुए देखी और रूपा की हंसी सुनकर ही खुश होता रहता। मूवी खत्म हो गई, फिर बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया। रमन ने बहुत बहाने बनाए कि तबीयत ठीक नहीं, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन रमन जीजाजी को तो आइसक्रीम खिलानी ही पड़ेगी। यह कहते हुए साले सालियों ने फिर से जेब ढीली कर दी। 3 घंटे की मूवी, रात का डिनर और कुछ मीठा हो जाए आदि ने रमन के घर का महीने भर का बजट चौपट कर दिया। घर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। रात में घर कैसे जाएंगे? क्यों ना जीजाजी के घर पर ही डेरा डाला जाए। यही सोचकर सभी के बिस्तर रमन के घर पर ही लग गए। रूपा भी अपने भाई बहनों के साथ देर रात तक बतियाती रही और फिर वहीं पर सो गई। रमन भी अपने अरमानों की बलि देते हुए चिर निंदा में सो गया। बेचारा रमन तब से उस दिन को कोस रहा था जब उसके मन में यह ख्याल आया था कि ससुराल भरा पूरा होना चाहिए। अब रमन को समझ आ रहा था कि पिताजी की रहस्यमयी मुस्कान का क्या कारण है। रमन ने अगले दिन ही ट्रांसफ़र की अर्जी लगा दी, लेकिन जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक तो अनचाहे मेहमानों को झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।